वेलकम टू वन वर्ड आंसर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्डमाला के सेकंड पार्ट। जैसा कि हमने कल 15 क्वेश्चन कवर किया था और आज देखेंगे कि 15 क्वेश्चन और करके हम सारे वर्डमाला को ख़त्म कर दें। मतलब 30 क्वेश्चन में वर्डमाला का पूरा कंसेप्ट एंड जो मेन क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है उसको हम कवर कर रहे हैं। और आज ये 15 क्वेश्चन करके पूरा फुल वर्डमाला ख़त्म कर देंगे और कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संधि। तो अभी चलते हैं हम अपने 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए, अ, बी, आ, सी, ए या फिर डी, इनमें से सभी। उम्मीद है दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। और आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें ताकि हमें लगे कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है उसकी तरफ चलते हैं। इसका आंसर है बी, आ। दीर्घ स्वर कौन सा है, आ। अब हम अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय व्यंजन कौन से शब्द में है। द्वितीय व्यंजन कौन से शब्द में, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन है बच्चा, दूसरा ऑप्शन है सत्य, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली या फिर चौथा ऑप्शन है मित्र। इनमें से ए में ऑप्शन है पहला और दूसरा, बी में ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, सी में ऑप्शन है पहला दूसरा और चौथा और डी में ऑप्शन है पहला और दूसरा। द्वितीय व्यंजन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। द्वितीय व्यंजन होता है, द्वितीय व्यंजन क्या होता है, द्वितीय व्यंजन। इसमें दोस्तों होता है कि जो शब्द एक साथ रिपीट हो उसे कहते हैं द्वितीय व्यंजन। जैसे आपका मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, बाकी आपको आंसर खुद बताना है। बच्चा, बच्चा, बच्चा में क्या है, दो व्यंजन रिपीट हो रहे हैं, जैसे च और प्लस च। तो इन्हीं को हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन, इन्हीं को हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन ऑप्शन में से कौन कौन से द्वितीय व्यंजन हैं। तो चलिए चलते हैं अपने आंसर की तरफ और देखते हैं। द्वितीय व्यंजन इसमें जो सही है पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सॉरी। क्यों नहीं सही होगा, जो दूसरा ऑप्शन है ये क्यों नहीं सही होगा, ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आधा त के बाद य आ रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। मित्र में आधा त या फिर दो व्यंजन है ही नहीं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। हाँ, दिल्ली इसलिए हुआ क्योंकि इसमें ये देखिए, ये ल, आधा ल और ल, पूरा ल। तो इसमें जो व्यंजन एक ही व्यंजन दो बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही व्यंजन दो बार रिपीट हो रहा है। बहुत सिंपल सा इसका कंसेप्ट है द्वितीय व्यंजन का। तो आप लोग उम्मीद है इस चीज़ को सीख गए होंगे। और बच्चा और दिल्ली में आपको समझ में आ गया होगा कि ये द्वितीय व्यंजन क्यों है और यही आंसर क्यों सही है। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िएगा। जैसे जब एक व्यंजन एक शब्द में एक साथ दो बार उच्चारित होता है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन है, क्या है इसका डेफिनेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, ज़रूर से देख लीजिएगा। मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपका दिल्ली है तो दिल्ली में ये ल और ल एक साथ व्यंजन आ रहे हैं, इसलिए ये द्वितीय व्यंजन होगा। और क्यों नहीं है सत्य में, इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग वर्डों का इस्तेमाल हुआ है। सत्य है तो त और य, मतलब कि ये कभी हो ही नहीं सकता। लिखित में से महाप्राण कौन सा, मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था जो इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी। मैंने उसमें आपको अल्प प्राण और महाप्राण, मैंने उसमें आपको अल्प प्राण और
महाप्राण के बारे में बताया था और अच्छे से बताया था कि कैसे इसकी पहचान करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाइए और उसको देख लीजिए। तो अब हमें इसमें क्या देखना है, महाप्राण कौन सा है, इन चारों ऑप्शन में से महाप्राण कौन सा है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो वर्ग का, जो पांचों वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग अल्प प्राण होते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है इसमें। अब आप बताइए इसमें से कि दूसरा और वर्ग का दूसरा वर्ड और चौथा वर्ड कौन सा होता है, उसे महाप्राण कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दूसरा और चौथा वर्ड कौन सा है। चलिए अपने आंसर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा सही है इन चारों में से। तो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इसमें जो पहला ऑप्शन है घ और ख, ये आपका सही हो जाएगा। घ और ख आपका सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक नोट्स बना के लिखा हुआ है, वर्ग का दूसरा वर्ड तथा स्वर में अह, ये भी मैंने कल आपको बताया था, अच्छे से बताया था। स्वर्ग में अह जिसे विसर्ग कहते हैं, महाप्राण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। कम वायु कब निकलती है, कम वायु कब निकलती है, जहाँ अल्प प्राण होता है, जहाँ पे अल्प प्राण होता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि ये जो ख है, ख और घ, ये वर्ग का दूसरा है और ये वर्ग का चौथा वर्ड है। और ये कौन से वर्ग के हैं, ये हैं क वर्ग के। कौन से वर्ग के हैं, ये हैं क वर्ग के। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 19वां क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है। पहला ऑप्शन है केवल नाक से, दूसरा ऑप्शन है केवल मुख से, तीसरा ऑप्शन है नाक और मुख दोनों से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि अनुनासिक का संबंध जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें से कौन कौन से अंग का प्रयोग होता है। आप लोगों को बहुत भली भांति पता होगा कि अनुनासिक, विसर्ग, ये सब ध्वनियाँ क्या हैं, क्योंकि यही सब ध्वनियाँ हैं जो एक नंबर आपको दिलाते हैं। और ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट वे में आपको इन सारी चीज़ों को समझा पाऊँ। और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में अपना राय देंगे, तो मेरा भी अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और मैं और भी शॉर्ट वे में लेके आने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप सिलेबस पढ़ने बैठेंगे तो फिर तो आपकी तैयारी हो चुकी, बहुत मुश्किल है। तो हम वही कोशिश करेंगे कि मतलब जो एग्ज़ामिनर हमसे पूछना चाहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके नज़रिए से हम कोशिश करेंगे कि 99.9% या फिर 100% सारी चीज़ों को शॉर्ट वे में कवर अप करते हुए चलें। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 का आप लोगों को आंसर्स का पता होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अनुनासिक जो वर्ड होते हैं उनका संबंध किससे होता है, नाक और मुंह से। किससे होता है, नाक और मुंह से। इसको बोलते समय नाक और मुंह से जो पेट के थ्रू ध्वनि पेट के थ्रू जो मतलब सांस बाहर आती है, तो ये दोनों मुख और नाक दोनों में समाहित होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ, 20वें क्वेश्चन की तरफ, और देखेंगे वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। वर्णमाला में क्या पूछ रहा है, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। पहला ऑप्शन है अ और आ, दूसरा ऑप्शन है ए और ओ, तीसरा ऑप्शन है ए और ऊ, चौथा ऑप्शन है ई और ई। तो ये तो कभी होगा नहीं, बाकी बचा 3 ऑप्शन। और बताइए, कमेंट में अपना आंसर देते रहें ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता रहे और इन छोटे छोटे कंसेप्ट को लेके मैं आपके साथ चलता रहूं। देखिए, जो एग्ज़ाम निकालते हैं ना, वो बहुत बड़ा काम नहीं करते या फिर वो पूरा सिलेबस कवर नहीं करते हैं।
ये बहुत मिथ्या वाली बात है कि लोग सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूँगा तो सब कुछ कवर हो जाएगा। पहली बात तो आप सिलेबस कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ कि सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि कभी भी आपका पूरा सिलेबस कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता। तो आप भी कोशिश करिए कि शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट में अपना नोट्स बनाएं। और अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ दे दूँगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? वर्णमाला में संयुक्त स्वर आपको पता चल गया होगा, ए और ओ हैं। ए और ओ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्वर से कभी कभार वर्णमाला के सारे क्वेश्चन स्वर से ही आ जाते हैं। और व्यंजन से बहुत एक है, मतलब अगर ठीक ठाक किस्मत रहे तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन स्वर से एक क्वेश्चन पक्का आता है। स्वर से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 श स श और ह कौन से व्यंजन है? बहुत आसान क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जैसे कि आपके यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, एसटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, ये इन सारे एग्ज़ामों में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन इन सारे एग्ज़ामों में आया हुआ है और ये बार बार रिपीट करता है, क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है। तो आपको इसका आंसर पता होगा कि पहला ऑप्शन है प्रकम्पी व्यंजन, दूसरा स्पर्शी व्यंजन, तीसरा संघर्षी व्यंजन या फिर डी स्पर्श व्यंजन। चलिए इसके जो सही उत्तर है उसको जानते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारे पास आंसर आया है वो है सी। क्या होगा ये? सी, संघर्षी व्यंजन। और याद रखिएगा दोस्त, ये बाय मिस्टेक इसमें हो गया है। एक सेकंड, ये बाय मिस्टेक इसमें हो गया है, इसको सही कर लेते हैं। ये यहाँ नहीं होगा। इसी को हम दोस्तों कहते हैं, ये जो संघर्षी व्यंजन है ना, इसको कहते हैं हम उष्ण व्यंजन। जो संघर्षी व्यंजन है इसको हम कहते हैं उष्ण व्यंजन। इसके उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है। क्या निकलती है? गर्म वायु निकलती है। बाकी तीनों क्यों नहीं होंगे, उन तीनों को भी देख लेते हैं, वो क्यों नहीं होंगे। तो प्रकम्पी व्यंजन ये इम्पोर्टेंट है, ये नाम बदल के भी आ सकता है, क्योंकि प्रकम्पी व्यंजन को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। जो लुंठित व्यंजन होता है उसको आप लोग जानते हैं र होता है। क्या होता है? र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकम्पी व्यंजन बोलते हैं। प्रकम्पित नहीं, प्रकम्पी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो क से मात तक, मतलब वर्ग के सारे जो वर्ड होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और ये स्पर्श संघर्ष व्यंजन जो होता है वो च वर्ग को कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये अलावा कौन से व्यंजन होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। यूपी टेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। यूपी टेट का और सी टेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये हर साल, लगभग हर दूसरे साल आप लोग PYQ अगर पेपर देखेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर पता होगा। अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, प्रकम्पी व्यंजन। प्रकम्पी व्यंजन अभी आपने पढ़ा, प्रकम्पी व्यंजन तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अभी देखा था प्रकम्पी व्यंजन र होगा, तो ये तो कभी होगा नहीं। स्पर्श व्यंजन भी आपने देखा, स्पर्श व्यंजन भी आपने देखा कि वर्ग के सारे वर्ड स्पर्श व्यंजन होते हैं। वर्ग के सारे वर्ड स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा, संयुक्त व्यंजन भी आपका नहीं होगा। तो बचा कौन? अंतस्थ व्यंजन। चलिए देखते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है। यर अलावा अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, र, ल और व कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन
कहलाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है य र ल व, दूसरा ऑप्शन है छ त्र ज्ञ श्र, या सी ऑप्शन है श श श ह, या फिर डी ऑप्शन है री ली लिडी, या फिर डी ऑप्शन है। बताइए कौन सा ऑप्शन है इन चारों में से? इसमें से काफ़ी ऑप्शन जो है मैंने आपको पहले बता दिया है, तो आपको उम्मीद होगा कि इसका आंसर निकालने में आपको आसानी हो रही होगी, क्योंकि ये वाला सा होगा नहीं। ये मैंने अभी तुरंत बताया था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि ये कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। ये भी अभी आपने पढ़ा था। ये कौन सा व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी या उष्ण व्यंजन है। तो ये बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, बचा कौन? सॉरी 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 ए होगा नहीं। तो बचा कौन हमारे पास? बी। बचा कौन? बी। तो हमारा जो आंसर बी आ रहा है, चलिए देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उन्हें छात्र और ज्ञस्र कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन को छात्र ज्ञ और स्र कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से सघोष वर्ड बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से सघोष वर्ड बताइए। पहला ऑप्शन है ख, दूसरा ऑप्शन है बी च, सी ह, डी प। तो आपने सघोष और अघोष कभी न कभी पढ़ा होगा, नाम सुना होगा। इसका जो आंसर है बहुत आसान आंसर है। अगले स्लाइड पे हमने इसको दिखाया है। तो निम्न में से सघोष वर्ड बताइए। तो जो हमारा ऑप्शन सी है यही सही होगा। और ये क्यों सही होगा चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सघोष को घोष भी बोलते, ये ध्यान रखिएगा। सघोष को घोष भी कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में सघोष ना देके सीधा घोष दिया रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा और ध्यान से देखिएगा कि मैंने जो यहाँ पे नोट्स बनाया है पॉइंट टू पॉइंट। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, इसको बोलते समय मुख से कंपन उत्पन्न होता है। तो जो इसका चौथा वर्ड, तीसरा और चौथा पांचवा वर्ड है, इसको बोलने से क्या होता है? गले में या मुंह में कंपन उत्पन्न होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग वर्ड का, ग ग घ ग घ ड़। एक बार बोल के देखिए, ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड है, बोल के देखिए। और ह, ये ह भी होगा। उसके बाद मैंने ये भी 3 एग्जांपल दिया, ज झ ञ, ज झ ञ, ज झ ञ। तो ये आपका कंपन ज़्यादा कर रहा है। यहाँ पे अगर आप गले के पास अपना ये उंगली लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर कंपन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। घ घ घ घ ग ग ग अंग अंग। एक बार बोल के देखिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं अघोष। इसमें सघोष और अघोष दोनों क्लियर हो जाएगा। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, इसको बोलते समय मुख में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, या फिर कह सकते हैं कम कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो पहला वर्ड है क और दूसरा वर्ड है ख, इसको बोल के देखिए। ख ख ख, इसमें कम कंपन उत्पन्न हो रहा है। आप लोग बोल के देखिएगा। क ख ख, कंपन कम उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सघोष और अघोष समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से स्पर्श वर्ड बताइए। अभी तुरंत मैंने बताया था स्पर्श वर्ड कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, कोई फालतू क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, कोई
एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, बहुत डीपली आपको नहीं जाना है, एक में 4 चीज़ें नहीं पढ़ना है, उतना ही लेके आया हूँ जितना आपको आपके दिमाग में फिट हो सके और आप अच्छे से इसको याद कर सकें। तो निम्न में से क्या पूछ रहा है, निम्न में से स्पर्श वर्ड बताइए, निम्न में से स्पर्श वर्ड बताइए। पहला ऑप्शन है अंतस्थ। क्या अंतस्थ को बोलते हैं स्पर्श वर्ड? अंतस्थ को बोलते हैं। बी उष्म है। क्या आप उष्म को बोलते हैं? सी संयुक्त व्यंजन है। क्या संयुक्त व्यंजन को बोलते हैं? या फिर डी पहले वर्डों के वर्ग, पहले 5 वर्डों के वर्ग, पहले 5 वर्डों के वर्ग। या फिर ए होगा यर लव, या फिर बी होगा उसमें व्यंजन श श श ह, या फिर सी होगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए, डी इसका आंसर होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। बिल्कुल सही आंसर डी होगा और आपने भी इसका सही आंसर दिया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं कराया वर्णमाला के, कुछ क्वेश्चन आपको पता होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं पता होंगे, या फिर हो सकता है सारे क्वेश्चन आपको पता हो। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन कम से कम इसी बहाने हो जा रहा है, तो रिवीजन करना कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है। आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें इस चैनल पे। कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से हैं? एकदम सटीक क्वेश्चन, कोई इधर उधर की बात नहीं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन से हैं? बोल के देखिए एक बार। पहला ऑप्शन है उ, दूसरा ऑप्शन है त, तीसरा ऑप्शन है च, या फिर डी य। पहला क्या है? उ, त, च, य। तो एक बार जब आप उच्चारण करेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसमें कौन सा वर्ण दांत के दोनों बीच में आ रहा है। ऊ तो कभी नहीं आएगा, ऊ आ ही नहीं रहा है क्योंकि ये ओष्ठ व्यंजन है। त आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, त आ रहा है। तो इसको हम साइड कर लेते हैं। च च च च च च नहीं आ रहा है। य भी नहीं आ रहा है। तो हमारे हिसाब से बी इसका आंसर सही होना चाहिए। आइए देखते हैं कि बी सही है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर बी सही होगा और आपने भी सही उत्तर इसका दिया होगा, उम्मीद यही करता हूँ मैं आपसे। और बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे हर जो जितने भी हमारे टॉपिक है ना, जो मेन टॉपिक है हिंदी के, उसको कवर करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मैं 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन नहीं कराऊँगा, मैं हर टॉपिक के 20 से 30 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब बड़ा टॉपिक होगा, जैसे आपका संधि हो गया या आपका अलंकार वगैरह हो गया, इन सब के जो मतलब कोशिश करूँगा 30 या 40 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इन 30-40 क्वेश्चनों में जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, आपके सारे डाउट क्लियर रहेंगे और आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा था और क्या आपको टिक करना है, एकदम सही मायने में समझ में आएगा वहाँ पे क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। ल क्या पूछा है? ल। और याद रखिएगा ये पूछा प्रयत्न के आधार पे। पहला ऑप्शन है पार्श्विक, दूसरा ऑप्शन है उच्छिष्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रकंपित, या फिर चौथा ऑप्शन है संघर्षशील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसको आप इग्नोर ना करें। तो जल्दी देखिए, मैं 5 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं कराने वाला इंसान हूँ। मैं कराऊँगा, धीरे धीरे ही कराऊँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको सीखना है नहीं सीखना है, वो आपकी अपनी इच्छा है। तो मेरे हिसाब से प्रयत्न के आधार पर जो ल ध्वनि है वो पार्श्विक होनी चाहिए। आप भी अपना आंसर दें। मेरे हिसाब से ए इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं कि ए इसका सही आंसर है या नहीं। बिल्कुल सही आंसर है ए इसका। और आप लोग बताइएगा कमेंट में करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं या फिर कितने क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं।
और इसका PDF चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा टेलीग्राम पे, मैं इसका PDF डाल दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। प्रश्न नंबर 28, ये क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। पहला ऑप्शन है क, दूसरा ऑप्शन है च, तीसरा ऑप्शन है ट, या फिर डी य। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 2 बार बताया था कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। अगर आपको स्पर्श व्यंजन समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर बहुत आसान और पढ़ते ही तुरंत दे देंगे कि क्या आंसर इसका होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि क च ट ये पांचों वर्गों में आते हैं। तो ये तीनों तो होंगे, जो नहीं होगा ये होगा, यह आपका पांचों वर्गों में नहीं आते। चलिए देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है ये आंसर बिल्कुल सही है। स्पर्श व्यंजन यह नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा, क च ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, हिंदी की श ध्वनि है। श ध्वनि क्या पूछ रहा है, स ध्वनि है। पहला है मूर्धन्य, दूसरा है तालव्य, तीसरा है दंत्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। और बहुत आसान आंसर है इसका। श ध्वनि आपको पता होगा, स ध्वनि तालव्य से संबंधित है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं कि तालव्य सही है या नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, तालव्य। श ध्वनि तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध स्वर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध होता है, तो आपको ये दिख रहा होगा, छोटी ई समृद्ध स्वर होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे ट्रिक अपना, जो हमें मदद करेगा पांचों वर्गों के वर्ड को याद करने में और उन वर्डों के उच्चारण में कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो चलिए देखिए, जो ट्रिक है हमारा, KTM बाइक। KTM क्या होती है, बाइक होती है। KTM बाइक आप लोगों को पता ही होगा। KTM बाइक जो होती है उससे आप लोग ये तीन, ठीक है, ये 3 वर्ग याद रख सकते हैं। तो KTM, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है KTM, के से कंठ, टी से तालु और एम से मूर्धा। एम से क्या होगा, मूर्धा। क वर्ग में क ख ग घ अंग। ट वर्ग में ट ठ ढ ड़ अड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। तो अब DH जो है आपका, MDH मसाला जो होता है ना, MDH मसाला जो होता है उसमें से M यहाँ भी है, M यहाँ भी है। ठीक है, तो KTM MDH में से एक M आप ले लीजिएगा, एक M छोड़ दीजिएगा। तो KTM MDH से आप इस जो पांचों वर्गों के वर्ड हैं इसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे और ये PDF आपको चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि ये PDF मुझे चाहिए, और मैं टेलीग्राम अपना चैनल का लिंक वहाँ पे दे दूँगा और आप लोग वहाँ से भी इस सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला का भाग ख़त्म हो चुका है और जैसा कि आपको पता है कि मैं बहुत शॉर्ट ही वीडियो लेके आता हूँ। इनमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब झंझट वाली बात नहीं है कि हमें ये परिभाषा याद करना है या फिर ये ऐसे याद करना है वैसे याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और कर भी रहा हूँ। तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो संधि होगा। संधि से रिलेटेड मैं ट्राई करूँगा कि बड़े जो क्वेश्चन जो मतलब
पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।